हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक होने की वजह से आप सभी लोग इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हो, जबकि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभार यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, हमेशा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आपको मैं एक एक नंबर लीड करना है। मैंने कहा कि हर छोटी बड़ी टॉपिक को लीड करना है और तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, और ऐसे नहीं हो सकते हैं। भाई देखो, पढ़ाई करना है तो ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है, और ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि आपका पढ़ना चाहिए। तो छोटे छोटे मैं इसको 3 पार्ट में ये वीडियो है, तो काफ़ी छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाया कि 10-12 मिनट का वीडियो है। आप बोर भी नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, किसी भी स्थल को विश्व विरासत स्थल में रखने के लिए आखिर कोई ना कोई तो सोसाइटी या संस्था होगी ना। तो जो सोसाइटी या जिस संस्था इस विश्व विरासत स्थल की घोषणा करता है कि मैं मानता हूँ कि ये स्थल जो है विश्व विरासत सूची में है, उस संस्था का नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। इसका पूरा नाम है दोस्तों, यू से हो गया यूनाइटेड, एन से हो गया नेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर समझिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक है, सोशल मत लगेगा, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये है। विश्व विरासत स्थल के लिए एक दिवस भी है, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और अभी तक भारत में कुल 36 स्थल हो चुके हैं विश्व विरासत सूची में शामिल। अभी कुछ दिनों पहले तक ये 35 थे, लास्ट टाइम में अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया, जिसके बाद से इनकी संख्या बढ़ के क्या हो गई है, 36 हो गई है। तो यह ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 नवंबर 1945 को। कब? 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। मतलब इसका मुख्यालय भी कहाँ पे? पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है ना। पेरिस में दोस्तों एफिल टावर है, और वो जो एफिल टावर है वो सीन नदी के किनारे है, या पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके जो मुख्य सचिव हैं या जो मेन हैं अध्यक्ष हैं, उनका नाम है इरिबा बोकोआ। इरिबा बोकोआ याद रखेंगे आप, इरिबा बोकोआ। आइए, बहुत सारी बातें होगी यूनेस्को के बारे में। अब देख लेते हैं कि कैसे ये क्या करता है, किन लोगों को मिलता है पुरस्कार, या किसको शामिल किया जाता है। पुरस्कार नहीं, स्थल शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जो विश्व संस्कृति के महत्वपूर्ण, बहुमूल्य, प्राचीन, दुर्लभ होते हैं जो चीज़, उनको जो है ये अपने अंदर सूचित करता है। मतलब विश्व का ऐसा कोई भी स्थल जिसका अपना मूल्य है, मतलब बहुमूल्य हो, वो प्राचीन हो, साथ ही साथ दुर्लभ भी हो, तो ऐसे चीज़ों का संरक्षण ये देता है, ठीक है। चाहे वो वन क्षेत्र हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो भवन हो, चाहे वो कोई शहर हो, इन सभी चीज़ों को शामिल करता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए है, ठीक है। आइए, तो भारत में जो सांस्कृतिक संपत्तियों की अगर बात करें तो भारत सांस्कृतिक संपत्तियों का बहुत बड़ा ही रक्षक रहा है, संरक्षक रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ों का संरक्षण किया है इस यूनेस्को ने? देखिए, सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1983 से। याद है दोस्तों, 1983 से कहानी शुरू होती है, 1983 से। और अजंता की गुफा सबसे पहले जो किया गया वो क्या है? अजंता की गुफा से। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुना होगा। तो अजंता की गुफाएं ये हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला है वहाँ पे। और औरंगाबाद में दोस्तों बीबी का एक मकबरा भी बना हुआ है जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। ये बनवाया था औरंगजेब ने, और औरंगाबाद शहर को भी बसाया था औरंगजेब ने। उसी के नाम पे औरंगाबाद पड़ा हुआ है। उसकी बीबी का नाम था रबिया दुर्रानी, ठीक है। बहुत प्यार करता था और सोचा करता था कि जैसे मेरे पिताजी ने, मतलब शाहजहां ने मुमताज़ महल के नाम पे ताजमहल बनवाया है, उसी तरह मैं भी अपनी बीबी के नाम पर ताजमहल बनाऊंगा। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है उस जो बनाया है उसने रबिया दुर्रानी के लिए, ठीक है। तो यह औरंगाबाद की बात करें, वहीं पे है अजंता की गुफाएं, और यहाँ पे बौद्ध गुफा मंदिर है। कुल 29 गुफाएं हैं, और एक कंप्लीट रूप से और एक जो है अनकम्प्लीट है, मतलब बना पूरी तरीके से नहीं है। इसको बनाया गया था गुप्त शासकों द्वारा। मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि प्रमुख जगह और उनके शासक यानी कौन उनको बनाया था। तो अजंता मैंने वहाँ बताया था आपकी, अजंता मतलब कोई नहीं जानता है,
अजंता कोई नहीं जानता, मतलब वो चीज़ गुप्त है। तो वो चीज़ गुप्त है, कोई चीज़ सीक्रेट होगा तभी तो कोई नहीं जानेगा। तो अजंता की गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई? गुप्त शासकों के द्वारा। आइए आगे बात करते हैं। फिर एलोरा की गुफाएं हैं, इनको भी उसी समय 1983 में दोस्तों यूनेस्को ने शामिल किया विश्व धरोहर सूची में। ये भी वहीं पे है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, थोड़ी दूरी पे दोनों हैं, लेकिन इसको बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। देखिए लास्ट वाला सैम्बल बता रहा है आपको कि राष्ट्रकूट ने बनवाया है। एलोरा राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है, जबकि अजंता यानी कोई नहीं जानता, मतलब वो गुप्त है। इसका मूल नाम दोस्तों वेरूल था। मूल नाम क्या है इसका? वेरूल। एक्चुअली इस एलोरा की गुफा का मूल नाम क्या था? वेरूल। यहाँ पे कैलाश मंदिर भी है जो देखने योग्य है, बहुत ही फेमस है मंदिर, और ये 16वीं गुफा में बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलाश मंदिर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुल 34 गुफाएँ हैं, मतलब कि अजंता से ज़्यादा गुफाएँ एलोरा में हैं, ठीक है, जिसमें से हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों लोगों के लिए गुफाएं बनाए गए हैं। 1 से लेकर 12 नंबर तक गुफाएं जो हैं वो आपके बौद्ध धर्म के लिए हैं, मतलब बौद्धों के लिए हैं। 13 से लेकर 29 तक की गुफाएं जो हैं वो हिंदू के लिए हैं। कुल 17 गुफाएं हैं हिंदू के लिए, 12 गुफाएं बौद्धों के लिए, बाकी 5 गुफाएं जो हैं वो जैन के लिए हैं, 30 से 34 तक। तो कुल 34 गुफाएँ हैं, उनका क्रम ये रहा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, और बहुत अच्छे अच्छे स्थलों, विरासत सूचियों के बारे में आपको पता चलेगा यहाँ से। इसके बाद दोस्तों है आगरा का किला। भाई 7 आश्चर्य में शामिल है, तो इसको तो होना ही होना था। 1983 में इसको यूनेस्को ने शामिल कर लिया था। ये आगरा में है। आगरा की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा शहर की स्थापना, उसको ध्यान दीजिएगा। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है, काफ़ी समय तक उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रहा है आगरा, ठीक है। बाद में यहाँ पे आगरे के किले में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी यहाँ रहे हैं अपने अपने समय में। सिकरवार के राजपूतों ने 9वीं शताब्दी में आगरा के किले का निर्माण करवाया था। कभी मत समझिएगा कि नहीं बाबर, हुमायूं, अकबर या इन लोगों ने करवाया था। ये लोग रहे थे, इन्होंने निर्माण शुरू में नहीं कराया, बाद में उसके चेंजिंग करवाई है। निर्माण कराया था सिकरवार राजपूतों ने। कब? 9वीं शताब्दी में कराया था। महमूद गजनवी का जो इतिहासकार था उसका नाम था भी, उसने किताबुल यामिनी में इसका वर्णन किया है आगरा का किला का। अगर वो बाबर या इन लोगों के द्वारा बनाया जाता तो बाबर ने सबसे पहले आगरा में 1526-27 के बाद आता है, एंट्री करता है, क्योंकि 1526 में उसका पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो उसके बाद कहीं जाके बाबर आगरा आता है। तो ये बाकी गजनवी की अगर हम बात करेंगे तो सन 1000 ईस्वी में गजनवी का आक्रमण हुआ था, 1001 में, ठीक है, पहला आक्रमण। तो जाहिर सी बात है कि इसके समय में था, यानी 9वीं शताब्दी में बना था। ये बात बिल्कुल सही है, और इन्होंने आके चेंजिंग वगैरह जो भी करा है। ताजमहल की बात करते हैं, ठीक है। आगरा का किला था दोस्तों, सॉरी ये 7 आश्चर्यों में से नहीं, मेरा दिमाग ताजमहल पे चला गया, ये 7 आश्चर्यों में से नहीं है, उसको आप मत ये लीजिएगा। ताजमहल भी 1983 में बनाया गया था, यहीं पर है, और ये पहला स्थल था जब, ठीक है, जब जिसको घोषणा किया गया 1983 में, तो उसमें पहला था। तो और गुफाओं में जो था वो अजंता पहला था। आगरा उत्तर प्रदेश में ये भी है। इसको बनवाया था शाहजहां ने, और किसकी याद में? तो मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसका निर्माण काल है 1631 या 32 से शुरू होकर 53 तक चलेगा पूरा, और इसके जो मुख्य वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से। जबकि निर्माता कौन था? तो मोहम्मद ईसा खां फारस का था, और बहुत ही कुशल कारीगर था मोहम्मद ईसा खां। तो उस्ताद अहमद लाहौरी और मोहम्मद ईसा खां। 1983 में कुल 4 स्थल जो है शामिल किए जा चुके हैं 83 में, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं 1983, 3 के बाद 4, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद 1984 की बात आती है, तो कोडार का सूर्य मंदिर जो है शामिल किया गया यहाँ पे, और सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। हालांकि पैगोडों का देश कहा जाता है म्यांमार को, मैंने बताया था आपको वो भौगोलिक नाम वाले वीडियो में। तो ये देखिए कोडार का सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये पुरी में है, उड़ीसा में, ठीक है। अभी तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और कलिंग शैली में मंदिर जो है बना हुआ है। और गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव, उन्होंने इसको बनवाया था, नरसिंह देव जी ने बनवाया था। ये सूर्य को समर्पित मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की छाया नहीं बनती है, मतलब कि ये एकदम ऐसा इस तरह से इसको सेट करके बनाया गया है कि इस मंदिर की छाया नहीं बनती है। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और तमाम कहावतें इसके बारे में कभी डिटेल में जब आऊँगा आपको आधुनिक भारत पढ़ाने, तो वहाँ जब मंदिरों का क्रम पढ़ाऊँगा तो वहाँ डिटेल्स इसके बारे में बातें होंगी। हालांकि एक बात जान लीजिए कि इस सूर्य मंदिर में जो है 7 घोड़ों का एक रथ है जो बहुत फेमस है, जिसमें से कई सारे घोड़े तो अवशेष बचे हैं, खाली गिर चुके हैं, और एक घोड़ा जो है वो दिखता है। बाकी सूर्य मंदिर का जो चक्र है वो दिखता है। कुल 24
तीलियाँ उसमें बनी हुई थी जो इस बात का द्योतक है कि 24 घंटे का द्योतक है। तो ऐसा करके है इसके बारे में, उसको जानते रहिए आप। इसके बाद नेक्स्ट देखिए महाबलीपुरम का स्थित स्मारक, महाबलीपुरम, ठीक है। इसको भी 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये तमिलनाडु में है, चेन्नई से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर है, मतलब पूर्वी साइड में स्थित है महाबलीपुरम, ठीक है। पल्लव राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था महाबलीपुरम, ठीक है ना, महाबलीपुरम याद रखिएगा, पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद गोवा का चर्च, गोवा का चर्च दोस्तों देखिए 83 में हुआ, 84 में हुआ, फिर 1985 में कोई भी स्थल शामिल नहीं किया गया, सीधे 1986 में, ठीक है। गोवा का चर्च में सबसे फेमस है गोवा वेला। गोवा वेला एक्चुअली क्या है ना, देखिए जो वेला है ये पुर्तगाली वर्ड है और इसको पुर्तगाली में पुराना बोला जाता है, वेला मतलब पुराना। तो जो गोवा का चर्च है वो गोवा वेला में है, गोवा वेला वेला वही करके फेमस भी है, या शॉर्टकट में जो इंडियन हैं वो बोलते हैं ओल्ड गोवा, ठीक है, पुराना गोवा, ओल्ड गोवा में ये चर्च है जो कि कई सारी मूवी में भी आया हुआ है, यहाँ शूटिंग वगैरह भी हुई है। और यहीं पे बसिलिका बोन जीसस चर्च भी इसको नाम दिया गया है, बसिलिका बोन जीसस चर्च। और यहीं पे जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी हुई है चांदी के ताबूत में, लोग बड़ी भारी संख्या में यात्री लोग इसको देखने आते हैं, ठीक है। तो बसिलिका बोन जीसस चर्च इसका नाम है। या तो गोवा का चर्च, आप गोवा जाएंगे कभी तो गोवा का चर्च बोलेंगे, गोवा चर्च जाना है ओल्ड गोवा, तो यही सबसे फेमस है ओल्ड गोवा में, ठीक है। इसके बाद देखिए खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर ये भी 1986 में, जिस साल चर्च शामिल हुआ उसी साल एक भाई चर्च हुआ तो एक मंदिर भी होना तो चाहिए था। तो 1986 में खजुराहो का मंदिर भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, कई लोग गलती से इसको गलत समझ लेते हैं। देखिए जो सांची का स्तूप है वो रायसेन जिला है, लेकिन जो खजुराहो है वो छतरपुर जिला में है, ठीक है। ये हिंदू और जैन मंदिर दोनों को समर्पित मंदिर है। यहाँ पे संभोग की विभिन्न कलाओं को दर्शाया गया है। एक राजा था दोस्तों चंद्रवर्मन, इसकी कहानी बड़ी ही अच्छी है। चंद्रवर्मन की जो माँ थी, इनके ऊपर जो बड़ी अच्छी विश्व सुंदरी, मतलब उस समय की सुंदरी थी, विश्व सुंदरी क्या उस समय की सुंदरी थी। और वाराणसी के राजा अश्वसेन समथिंग नाम था उनका, उनकी पुत्री थी ये। और चंद्रमा जो है वो इन पे मोहित हो गए थे और इनका हरण कर ले गए थे अपने साथ। तो बाद में उन्होंने आरोप लगाया चंद्रमा के ऊपर कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। बाद में चंद्रमा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुमको एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र तुम्हारा पैदा होगा। तो ये अपने पुत्र को मतलब ये सोचने का ऐसा होगा, फिर चली जाती हैं घर छोड़कर बाहर किसी गांव में वहाँ रहने। फिर वहाँ इनको एक पुत्र पैदा होता है चंद्रवर्मन। कहा जाता है कि इसके पास पारस पत्थर था जिसने चंद्रमा ने इनको दिया हुआ था। उस पारस पत्थर की खासियत थी कि लोहे को सोने में बदल देता था। तो चंद्रवर्मन से जुड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, इतिहास में बात करेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको खजुराहो मंदिर, तो वहाँ डिटेल से बातें करेंगे। तो अभी याद रखिएगा चंद्रवर्मन जी ने बनाया था खजुराहो का मंदिर, ठीक है। हम्पी के अवशेष याद रखिएगा, ये विभिन्न संभोग कलाओं का केंद्र भी रहा है, इसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हम्पी अवशेष जो है ये भी 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये कर्नाटक में है और पुराने ज़माने में ये राजधानी भी रहा है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा विजयनगर के, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ से राजा निकले हुए हैं, बढ़िया बढ़िया राजा। राजा चंद्रदेव का नाम लोगों ने सुना होगा। तो कई सारे लोग हैं। ये जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इसका निर्माण किए थे हरिहर बुक्का ने, ठीक है। हरिहर और बुक्का दो लोग थे, ये एक लोग का नाम नहीं, दो लोग का नाम है। हरिहर और बुक्का ने मिलकर किया था इसका निर्माण, किसका, हम्पी का। हालांकि अब इसका अवशेष ही बचा है, वहाँ पे कुछ है नहीं। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को भी दोस्तों 1986, 1983, 1986 बड़ा ही अच्छा टाइम था क्योंकि दोनों समय में ही काफ़ी जगहों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी ये आगरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मक्का मस्जिद की नकल कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा भी यहीं पर है, बुलंद दरवाज़ा। इसके बाद सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। सलीम चिश्ती को अकबर जो है बहुत ही मानता था और इन्हीं के आशीर्वाद से जो अकबर का लड़का पैदा हुआ था जहांगीर, जिसके बचपन का नाम भी इनके नाम पर उसने सलीम रख दिया था। तो सलीम चिश्ती दरगाह है यहाँ पे और आज भी वहाँ दूर दूर से लोग क्या आते हैं, मुराद मांगने आते हैं, मतलब कि बच्चे होने के लिए मुराद मांगने आते हैं। इसके बाद देखिए 11वें नंबर पर है पट्टाकल के स्मारक। पट्टाकल के स्मारक को याद रखिएगा दोस्तों, 83 में और 86 में दोनों समय में 4 स्मारक लगाए गए हैं और बाकी 2 स्मारक आपके कहाँ हो गए 1900
84 में, ठीक है। तो कुल मिला के 10 उसमें 11वां नंबर आया 87 में। पट्टाकल की स्मारक ये भी कर्नाटक में है, बेसर शैली से बना हुआ यहाँ पे स्मारक है जो कि द्रविड़ और नागर का मिला जुला रूप है। मलय प्रभा नदी के तट पर है, मलय प्रभा नदी के तट पर। और चालुक्य वंश की राजधानी भी रहा है पट्टाकल, जो बादामी के पास स्थित था। चालुक्य दो वंश हैं, एक वातापी हम लोग पढ़ेंगे, एक बादामी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी, ठीक है, पट्टाकल के स्मारक के बिल्कुल पास। एलिफेंटा की गुफाएं, सबसे पहली जो गुफाएं हुई थी 1983 में हुई थी, उसके बाद आगे चल के 1987 में गुफाओं को शामिल किया जाता है यूनेस्को द्वारा। 1987 में एलिफेंटा गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है। धारापुरी की गुफाएं कहा जाता है इनको। पुराने समय में अगर देखा जाए, प्राचीन समय में, तो धारापुरी की गुफाएं इनको कहा जाता है। कुल 7 गुफाएं यहाँ पर है एलिफेंटा में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुफाएं जो एलोरा में हैं 34 और अजंता में है कम, भाई वहाँ आपकी कम 29 थी, प्लस एक तो अपूर्ण था। और एलिफेंटा में 7 गुफाएं। एलिफेंटा भी एक्चुअली ये पुर्तगाली नाम है, और वहाँ बड़े बड़े हाथियों को देख करके पुर्तगालियों ने उसका नाम भी एलिफेंटा रख दिया। हालांकि यहाँ शंकर जी की सबसे अधिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई, मतलब भोलेनाथ की कुल 9 बड़ी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहीं पर शंकर जी का त्रिमूर्ति रूप और अर्धनारीश्वर रूप भी देखने को मिलता है। 2 मूर्तियाँ ऐसी हैं जिसमें शंकर जी का त्रिमूर्ति रूप दिखता है और अर्धनारीश्वर मूर्ति दिखता है। तो कुल मिला जुला अगर देखा जाए तो यह बौद्ध और हिंदुओं के लिए गुफाएं हैं। इसको सबसे पहले बनवाया था सिल्हारा वंश ने, आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश ने भी यहाँ कुछ निर्माण कार्य कराए हैं, तो इन दोनों ने मिलकर कराया है। और अगर राष्ट्रकूट की बात करें तो मैंने बोला था एलोरा, रा से राष्ट्रकूट, और जो अजंता था वो तो गुप्त वंश हो गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अगर वीडियो पे ऐड आता है तो आप ऐड पे ज़रूर से क्लिक करिए दोस्तों। आपसे बहुत बहुत निवेदन करता हूँ मैं, उतने टाइम बचाइए मत, उतने टाइम से आपका कुछ नहीं हो जाएगा। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। आप खाली मन से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तब आप उन चीज़ों से अपडेट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।